बाबर जानता था कि 12,000 सिपाहियों के साथ इब्राहिम लोदी को शिकस्त देना इसके बस की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज उसामा अली एंड वेलकम टू द परफेक्ट यूट्यूब। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं देखो सुनो जानो चैनल की एक वीडियो पे जिसका टाइटल है ज़हीरुद्दीन बाबर। और इससे पहले मैं द कोहिस्तानी की वीडियोस के ऊपर रिएक्ट कर चुका हूं, तो अगर आपने उसकी वीडियोस देखनी है तो वो भी मेरे चैनल के अंदर मौजूद हैं। बट लेट्स सी कि फर्स्ट मुगल एम्परर ज़हीरुद्दीन बाबर की क्या हिस्ट्री है और वो कैसे इंडिया में आए और किस तरीके से उन्होंने मुगल सल्तनत की दाग बेल डाली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ये 21 अप्रैल 1526 का दिन है। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर मौजूदा भारतीय रियासत हरियाणा के शहर पानीपत में एक बड़ी जंग का मैदान सज रहा है। आज दो बड़े खानदानों और तारीख के दो बड़े किरदारों की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। इस मैदान से वापसी कोई नहीं है। हारने वाले का मकबरा इसी मैदान में बनेगा। एक तरफ पठानों का लोधी खानदान है जिसका सुल्तान इब्राहिम लोधी बादशाहत के इस सिलसिले का आखिरी ताजदार है जिसे सलातीन दिल्ली कहा जाता है, और दूसरी तरफ मुगलों का ज़हीरुद्दीन बाबर है जो अमीर तैमूर की औलाद में से है और इसकी मां का शजरा नस्ब चंगेज खान से मिलता है। मंगोल नस्ल से है मुगल। दोनों तरफ से इसे जंगजू फितरत विरसे में मिली। वो कभी सेंट्रल एशिया के इलाकों फरगाना और समरकंद का हुक्मरान था जो अब उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन फिर बाबर के रिश्तेदारों ने इसे अपने इलाके से निकाल दिया तो वो काबुल फतह करके अफगानिस्तान का हुक्मरान बन गया। हिंदुस्तान पर यह इसका 5वां हमला है और इस बार वो वापस जाने की नहीं बल्कि हुकूमत करने की नीयत से आया है। इसके पास सिर्फ 12,000 फौजी हैं, जबकि इसके मुकाबले अच्छा, इनका कोई इस्लामी मकसद नहीं था, ये बस अपनी सल्तनत के लिए हुकूमत करना चाहते थे। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार है जो इसके दुश्मनों के पास नहीं है, बल्कि इसके दुश्मनों ने आज तक देखा ही नहीं है। ये कौन सा हथियार है? पानीपत की इस पहली लड़ाई में कौन जीता, कैसे जीता, हारने और जीतने वालों का क्या अंजाम हुआ? मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो की वो कौन था सीरीज में आज हम आपको भाई का नाम भी सेम है मेरे साथ। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की कहानी दिखा रहे हैं। अब ठीक है। बाबर जानता था कि 12,000 सिपाहियों के साथ इब्राहिम लोदी को शिकस्त देना इसके बस की बात नहीं है। इसलिए इसने खुले मैदान में जंग की बजाय दुश्मन को अपनी हिकमत अमली से हराने का फैसला किया। इसने अपनी फौज को 3 हिस्सों यानी दाएं बाजू, बाएं बाजू और कल्ब यानी सेंटर में तकसीम किया। अच्छा। और इन सब की हिफाजत के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। अपनी फौज के दाएं बाजू को इसने पानीपत शहर की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि दुश्मन इस पर डायरेक्ट हमला न कर सके। अपने बाएं बाजू के आगे इसने एक खंदक खोदकर खंदक के आगे लकड़ी की मजबूत बाड़ लगा दी। अपनी फौज के दरमियानी दस्ते के सामने इसने लकड़ी के छकड़े खड़े कर दिए, इन्हें रस्सियों से आपस में बांध दिया। इन गाड़ियों के साथ इसने तीरंदाज और बंदूक बरदार तरतीब से खड़े कर दिए। बैरियर टाइप। इन तीरंदाजों और बंदूक बरदारों के पीछे इसने अपना सबसे बेहतरीन हथियार खड़ा कर दिया। यह हथियार था तोप। जी हाँ, ज़हीरुद्दीन बाबर के पास 12 तोपें थीं जिन्हें इसने गाड़ियों की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि कोई इन्हें निशाना ना बना सके, जबकि ये तोपें इस पोजीशन से भी दुश्मन पर गोले बरसा सकती थीं। हिंदुस्तान में यह हथियार पहली बार इस्तेमाल हो रहा था और इब्राहिम लोदी की फौज को अंदाजा ही नहीं था कि यह कैसी तबाही ला सकता है। इब्राहिम लोदी जब अपनी फौज के साथ पानीपत के मैदान में उतरा तो बाबर पहले ही अपना जाल बिछा चुका था। इब्राहिम लोदी ने देखा कि दुश्मन तादाद में बहुत कम है तो इसने अपनी फौज को दुश्मन पर खुलेआम हमले का हुक्म दे दिया। लेकिन इसने भी वही गलती की जो इससे 1,500 साल पहले राजा पोरस ने सिकंदर आजम के खिलाफ की थी, यानी इब्राहिम लोदी ने हाथियों के साथ हमला शुरू किया। जब हाथी आगे बढ़े तो बाबर की तोपों ने इन पर गोले दागना शुरू कर दिए। तोपों की घन गरज से हाथी इतने खौफजदा हुए कि उल्टे पैरों वापस भागे और अपने ही हजारों फौजियों को कुचल डाला। इस मौके पर बाबर ने अपने घुड़सवार दस्तों के साथ पूरी ताकत से दुश्मन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि लोधी फौज में भगदड़ मच गई। जब सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बाजी हाथ से निकलते देखी तो अपने खास दस्ते के साथ आगे बढ़ा ताकि दुश्मन को रोक सके।
लेकिन वो भी बाबर का हमला ना रोक सका और मारा गया। जब सुल्तान इब्राहिम लोधी की मौत की खबर फैली तो इसकी फौज सर पर पांव रखकर भाग खड़ी हुई। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत कायम कर दी थी। यह सल्तनत 300 बरस से ज्यादा अरसे तक कायम रही। हिंदुस्तान पर किसी मुसलमान खानदान ने इतना अरसा हुकूमत नहीं की जितना मुगलों ने की। 1000 साल जीत चुका तकरीबन। था और शुक्राने के तौर पर इसने पानीपत में एक बाग लगाया जिसे काबुली बाग कहते थे। अच्छा। और इसमें एक शानदार मस्जिद भी तामीर की जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। नहीं, ये अयोध्या वाली नहीं, बल्कि पानीपत वाली बाबरी मस्जिद है। मैंने कहा शायद ये वही है जो इंडिया में शहीद कर दी गई है। काबुली बाग मिट चुका है और मस्जिद के इर्द गिर्द मौजूद कुछ सब्जा ही इस बाग की यादगार रह गया है। अच्छा। आज ये मस्जिद ज्यादातर काबुली बाग वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। इब्राहिम लोधी को भी बाबर ने पानीपत में ही दफन किया और उसकी कब्र आज भी मौजूद है। पानीपत की फतह के बाद माले गनीमत के साथ बड़ी तादाद में हाथी भी बाबर के कब्जे में आए। बाबर फातिहाना शान शौकत के साथ दिल्ली चला आया और शहर में दाखिल होकर इसने सबसे पहले हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी दी। अच्छा, दिल्ली की जामा मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। फिर बाबर आगरा पहुंचा, जहां इसे मालूम हुआ कि इसके बेटे हुमायूं, जो बाबर से पहले ही आगरा चला गया था, को कोहे नूर पेश किया गया है। ये कोहे नूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत के खानदान के पास था। इस खानदान ने कोहे नूर हीरा आज तक ये इंडिया और पाकिस्तान को वापस नहीं मिल सका। बाबर लिखता है कि इस हीरे की कीमत दुनिया की आधी आमदनी के बराबर है। जब हुमायूं ने यह हीरा अपने बाप के सामने रखा तो बाबर ने यह हीरा हुमायूं को ही बख्श दिया। बाबर के रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो चुकी थीं। अब एक छोटा सा मसला रह गया था और वो ये कि बाबर ने आगरा शहर पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन शहर का किला और शाही खजाना अभी तक लोधी खानदान के कब्जे में था। अच्छा। इब्राहिम लोधी की वालिदा भी किले में मौजूद थी और अपने खानदान को लीड कर रही थी। इसने बाबर से मुज़ाकरात किए। किला और शाही खजाना बाबर के हवाले करने के एवज इसने अपने खानदान की मुकम्मल सलामती की जमानत हासिल की। इसके साथ इसने 7 लाख रुपए नकद, आगरा के बाहर 1 मील दूर अपनी रिहाइश के लिए एक महल और अपने तमाम उमरा के लिए जागीरें भी मांगी। बाबर ने ये सारी शराइत मान ली और यूं किले के दरवाजे खुल गए। लेकिन इब्राहिम लोधी की मां दिल ही दिल में बाबर के कत्ल का प्लान बना रही थी। इसने बाबर के बावर्चियों को रिश्वत देकर इसके खाने में जहर मिलवा दिया। बाबर ने खाना खाया तो इसे कै होने लगी। बाबर ने फौरी हुक्म दिया कि यह खाना जानवरों को खिलाया जाए। चुनांचे एक कुत्ते और 2 चीलों को यह खाना खिलाया गया और ये